इधर देखो होता क्या था। ये एक जमीन थी, दुनिया भर की सरकारें, दुनिया भर के राजा, दुनिया भर के शासन किस चीज पर डिपेंडेंट थे, किस चीज से चल रहे थे? वो चलते हैं लैंड रेवेन्यू से। आज भी सरकार टैक्स लेती है। अब आज को ये पूछे कि सरकार टैक्स क्यों लेती है, तो ये एक बड़ा ही इमेच्योर क्वेश्चन होगा। टैक्स, पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो टैक्सेशन पे चला, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री का हो, चाहे वो यूरोप के अंदर हो, चाहे वो अरब के अंदर हो, चाहे वो चाइना के अंदर हो, कहीं पर भी देखोगे ये सिस्टम जो है ये लैंड रेवेन्यू से चलता है। सुनो, ओके, आ रहा हूं बेटा, हायरार्किकल सब समझा रहा हूं, सब हेरिडिटरी है बेटा, वो हेरिडिटरी है, अभी समझा रहा हूं। मुगल्स ने क्या किया, रिमेंबर ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, हाँ अलाहाबाद ही है, 1765, जहां पर इनको EIC को क्या मिलता है, दीवानी ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। लाओ मैं हिंदी में बोलता हूं, उड़ीसा, ठीक है। मतलब अब इसका लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का हक किसके पास आ गया? इसका लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का हक आ जाता है जमीन EIC के पास। EIC के लगता है यार हम इतना बड़ा मैकेनिज्म तो डेवलप नहीं कर पाएंगे, हम इतना सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ वहां तक लिमिटेड था जो बंगाल नवाब से उन्होंने ले लिया। मध्य प्रदेश में या जहां उड़ीसा में, बिहार में जहां बंगाल नवाब का कंट्रोल नहीं था, वहां वो कैसे कंट्रोल करते, या उन हिस्सों पे जहां पर ऑफिसर्स नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने सिस्टम डिवाइस किया, कॉर्नवालिस ने, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने इस जमींदारी सिस्टम को इवॉल्व किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जमींदारी सिस्टम को इवॉल्व किया। जमींदारी सिस्टम में कहा गया कि मान लो जो भी लैंड रेवेन्यू है, ये लैंड रेवेन्यू टोटल प्रोड्यूस नहीं है, जनरली 50 to 70% तक जो है वो लैंड रेवेन्यू होता था। जनरली 50 to 70% तक जो है वो लैंड रेवेन्यू होता था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंड रेवेन्यू को एक ही बार में फिक्स कर दिया कि हर साल अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। लैंड रेवेन्यू का 89% के हिसाब से हमारा इतना बना, तुम्हारा इतना बना, इतना तुम हमें दो। मेहनत कौन कर रहा है? किसान जो है। और लेकिन ओनरशिप राइट किसके पास आ जाता है? जमींदारी सिस्टम में ओनरशिप राइट किसान के पास नहीं रहता है, जमींदारी सिस्टम में ओनरशिप राइट जमींदार के पास आ जाता है। लेकिन किंग मेकर, तुम्हें जमींदार बनाया किसने? हमने। EIC क्या कहेगी, तुम्हें जमींदार किसने बनाया? तुम्हें जमींदार बनाया हमने। अब जो तुमको हमने जमींदार बना दिया, तो तुम्हारी जमींदारी कब तक? जब तक हम चाहेंगे। तुम्हारी जमींदारी कब तक? जब तक हम चाहेंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही जमींदारी जो है, और कहा तुम्हारी जमींदारी तब तक जब तक तुम जो है ये अपना हिस्सा जमा कर रहे हो, जब तक तुम अपना ये लैंड रेवेन्यू का हिस्सा जमा कर रहे हो। जिस दिन तुमने ये लैंड रेवेन्यू जमा करना बंद किया, हम तुमसे जमींदारी राइट्स ले लेंगे और हम उसे नीलाम कर देंगे, हम उसे ऑक्शन कर देंगे, एंड दैट इज व्हाट जमींदारी सिस्टम इज। इतना समझ में आया? एनी क्वेश्चन? जेन्युइन क्वेश्चन? If you have, then ask it in the doubt section. Use the ask doubt facility for long. इस जमींदारी सिस्टम ने एक नई प्रॉब्लम को जन्म दिया, अपार्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इसने एक नई प्रॉब्लम को जन्म दिया, एंड दैट वाज कॉल्ड एज एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। इस जमींदारी ने क्या किया? इस जमींदारी ने एक नई प्रॉब्लम को जन्म दिया इन दिस रीजन। हमने लिखा ना कौन कौन से रीजन में जमींदारी प्रेवलेंट थी। इस जमींदारी ने एक नई प्रॉब्लम को जन्म दिया, एंड दैट वाज कॉल्ड एज एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। अब देखो एक्सप्लॉयटेशन कैसे बढ़ता है। जमींदारी का साइज बहुत बड़ा होता था, मतलब इट वाज ह्यूज। कई बार 100-100, 200 गांव की जमींदारी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप इससे अंदाज लगाओ। पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के टाइम बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान का हिस्सा छोड़ के हिंदुस्तान में, बहुत सारे ऐसे थे जो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान गए। सरदार तारलोक सिंह एक ICS ऑफिसर थे पंजाब में उस वक्त पोस्टिंग, उनको दिल्ली में उनकी पोस्टिंग थी। और सरदार तारलोक सिंह के ऊपर जिम्मेदारी थी जमीन का बंटवारा करने की, एक्चुअल बंटवारा, मतलब वो वाली जमीन, लाइन खींचने वाली नहीं। भाई जो लोग अब पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आ गए उनको भी जमीन देनी थी। There was a lady, I'm forgetting her name. तो जब वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आई, तो उन्होंने सरदार तारलोक सिंह ने एक फॉर्मूला डेवलप किया कि जो इतनी जमीन आया तो इतना मिलेगा, इतनी जमीन छोड़े हो तो इतना मिलेगा, इतनी जमीन छोड़ के आए हो तो इतनी जमीन यहां मिलेगी। दैट लेडी फ्रॉम पाकिस्तान, शी हैड अ जागीरदारी वहां से चलता था, आज भी चलता है। शी हैड अ जागीरदारी ऑफ 11,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड।
11,000 हेक्टेयर लैंड की मालकिन थी वो, लेकिन जब यहाँ आई तो उन्हें सिर्फ उनके उस फार्मूले के हिसाब से उनके हिस्से सिर्फ 700 कुछ हेक्टेयर जमीन आई। अब आप इमेजिन करो, इतनी बड़ी बड़ी जमींदारियां होती थी, 35-40 गांव आ जाएंगे 11,000 हेक्टेयर में। हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है जहां हम इस जमींदारी को अबॉलिश करते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यही था कि हमने जमींदारी को अबॉलिश किया। एक रीजन दैट वाई पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान इज अ टोटली डिस्ट्रॉयड स्टेट, पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज तक वहां पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम यही है, आज तक वहां पर यही जमींदारी जागीरदारी अभी तक चलती आ रही है। उन्होंने कभी उसे अबॉलिश नहीं किया, और ये एक बहुत बड़ा रीजन बना उनके लैंड रेवेन्यू या उनके इकोनॉमिक कोलैप्स का। बेटा उतनी जमीन थी नहीं ना, तो फॉर्मूला सेटअप हुआ था। दिस इज, हमने आजादी के बाद सबसे पहले लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अबॉलिश किया। हमने आजादी के बाद सबसे पहले लैंड रेवेन्यू, बेटा प्रॉफिट कहां से हो जाएगा, 11,000 और 700 में फर्क तो होता है। शी वॉज द बिगेस्ट लूजर ऑफ लैंड ऑन रिकॉर्ड, शी वॉज द बिगेस्ट लूजर ऑफ लैंड ऑन रिकॉर्ड। हाँ बेटा पूछो, क्वेश्चन पूछो। की हो गई, तो यहाँ पे हमारा EIC है, उसके नीचे हमारा जमींदार है, उसके नीचे हमारा मिडिलमैन है, मिडिलमैन 1, उसके नीचे क्या है, हमारा किसान है, फार्मर है। अब किसी को लगा यार ये 2000, मैं तो नहीं जा रहा, ये 2000 विद्यावती, यस यस यूसुफ, यू हैव कोटेड इट राइट, इट इज फ्रॉम इंडिया आफ्टर गांधी बाय रामचंद्र गुहा। ओके, वो महिला का नाम विद्यावती देवी था। ओके, मैं नाम मिस कर गया था। ठीक है, तो अब इस जमींदार ने क्या किया, 5 लोगों में 2-2 हजार हेक्टेयर बांट दिए कि तुम इससे एक बेसिकली मिडिलमैन थे, कलेक्शन एजेंट थे, तुम इतना कलेक्ट करना, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। हुआ क्या, इसने भी फर्दर जो है डिवाइड करना शुरू कर दिया। मान लो इसने 1000 हेक्टेयर 2 लोगों को दे दिया कि मैं कहां जाऊंगा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने, ये 1000 तुम 2 बांट लो। तो अब क्या एक चेन बन गई। अब वो चेन क्या बन जाती है, EIC, फिर जमींदार, फिर मिडिलमैन 1, फिर मिडिलमैन 2, फिर फार्मर। कई बार ये चेन और लंबी हो जाती थी, अब इंपैक्ट ये होने लगा कि ये जो जैसे जैसे ये चेन बढ़ती गई, इसके ऊपर जो बर्डन था पैसे का, इसके ऊपर जो रेवेन्यू का बर्डन था, वो और बढ़ता गया। इसके ऊपर क्या हुआ, और ज्यादा बर्डन। जैसे आधार सी बात है ना, अब ये भी अपना हिस्सा लेगा, ये भी अपना हिस्सा लेगा। इनिशियल क्या था, इनिशियल था EIC होगी, जमींदार होगा, फार्मर होगा, और ये अपना हिस्सा लेगा, बाकी इधर दे देगा। अब फार्मर से ये मिडिलमैन 2 ने कलेक्ट किया, इसने अपना कट रखा, फिर इसने लिया, इसने अपना कट रखा, इसने लिया, इसने अपना कट रखा, बाकी इनको तो उतना ही अपने 10/11 में इंटरेस्ट था। बर्डन घटेगा क्यों बेटा, बढ़ेगा। हर कोई अपना ज्यादा कलेक्ट करेगा, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की वजह से। मतलब एक्चुअल लैंडलॉर्ड कौन है, ये एक्चुअल लैंडलॉर्ड कौन है, क्या ये जमीन पे मौजूद है? जमींदार तो गांव छोड़ के रहने लगा कलकत्ता जैसे शहरों में। क्या ये जमींदार जो है, क्या ये जमींदार वहां मौजूद है जहां पर जमीन है? क्या जनरेट हो गया? द लैंडलॉर्ड इज एब्सेंट बिकॉज ऑफ, इसकी वजह से किसी ने एक चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जो एक्चुअल लैंडलॉर्ड था वो तो जमीन पे मौजूद नहीं है। और इस पूरे प्रोसेस में एक चीज का नुकसान हुआ, वो था जमीन का, क्योंकि किसी ने इस पूरे सिस्टम में, हर कोई लगा रहा कि इसमें एक्सप्लॉइटेशन, किसी ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्ट करना है, लैंड क्वालिटी में भी इन्वेस्ट करना है किसी ने यहां। एंड दिस एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म resulted in no investment and no improvement in agriculture.
और इस पूरे प्रोसेस में किसी को यही ख्याल नहीं आया, किसी को ये ख्याल ही नहीं आया कि एग्रीकल्चर पे भी ध्यान देना है, ज़मीन को भी इनपुट्स की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर को इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अल्टीमेटली फूड प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। Land degradation. See how interesting it is. We started in history, but we are talking about economy. This is the beauty of history. History is not just about dates. History is about understanding the things. हमने कितनी dates पढ़ ली बेटा आज की क्लास में? हमने कितनी dates पढ़ी आज की पूरी क्लास में? It's almost 1.5 hour now, more than around 90 minutes, और हमने अब तक सिर्फ एक डेट पढ़ी है, वो है ये। और यही फ्रैक्शन है डेट्स का हिस्ट्री की प्रिपरेशन में। कुछ नहीं करेगा कोई, इसकी नहीं सोचेगा कि सॉइल का न्यूट्रिशन है, मुझे इरिगेशन पे काम करना चाहिए, मुझे जो है इसकी फर्टिलिटी पे काम करना चाहिए, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा था। जिसकी वजह से 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में, जब 19th सेंचुरी मतलब 1800 टू 1810 रफली एक एस्टिमेटेड डेट दे रहा हूं, इसमें क्या होगा, फूड प्राइसेस, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रेजुअली क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी कम होती गई, ग्रेजुअली लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती गई 7-8-10 सालों में। जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, प्रोडक्शन कम होता जाएगा, वैसे वैसे फूड प्राइसेस क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। वैसे वैसे फूड प्राइसेस क्या होगा, इन्फ्लेशन आने लगेगा। जैसे ही इन्फ्लेशन आने लगा, तब अंग्रेजों की आंखें खुली कि यार मार्केट में तो प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि हमने लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया था, तो ये बढ़े हुए प्राइसेस का फायदा हमें नहीं मिल रहा था। इस बढ़े हुए प्राइसेस का फायदा ना किसान को मिल रहा था, बाजार में जो प्राइस बढ़ रहा था उसका फायदा सिर्फ एक व्यक्ति को मिल रहा था, वो तो जमींदार, जो वहां मौजूद ही नहीं था जहां पे कल्टीवेशन हो रहा है। क्योंकि जमींदार ने बोला भैया तुमने तो लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया था, हटा दो, तुम्हें तो मैं उतना ही दूंगा जितनी हमारी बात हुई थी, जितना हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। किसान को वो तो खैर एक्सप्लॉइट कर ही रहा था। हाँ बेटा, अब जमींदारी बैन है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, कुछ और भी कर रहे थे। दिस वाज जमींदारी सिस्टम, ठीक है। इसके बाद इस सिस्टम में जो है बहुत ज्यादा फ्लॉस थे, इसका नुकसान हर किसी को हो रहा था। आगे चल के अंग्रेजों को भी जमींदारी सिस्टम का नुकसान होने लगा, क्योंकि जो मार्केट में प्राइस बढ़ रहे थे उसका फायदा अंग्रेजों को नहीं मिल रहा था, उसका फायदा जमींदार को मिल रहा था, ठीक है। तो अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो, नाउ द नेक्स्ट सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, फाइन। नाउ दिस, अच्छा एक बात बताओ, is it okay if I discuss the test tomorrow? नहीं। So now what happened? 1819 से 26 के बीच थॉमस मुनरो 1819 से 26 के बीच थॉमस मुनरो जो है, ही वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास। इसने, बता रहा हूं यार, ठीक है, इसके साथ इसने और अलेक्जेंडर रीड ने अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने मिलके एक सिस्टम डिवाइस किया। जनरली ये सदर्न इंडिया में हुआ, और ये इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द वेरी आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, जिसको इन्होंने नाम दिया रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत का मतलब, दिस फारसी का अल्फाज है जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट। रैयत का मतलब होता है
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब राजा और प्रजा वाला सब्जेक्ट, द किंग एंड द सब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट, हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट नहीं, द किंग एंड द सब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि इस सिस्टम में द लैंड रेवेन्यू विल बी पेड डायरेक्टली बाय द फार्मर, विल डायरेक्टली पे द रेवेन्यू टू द स्टेट। बीच में कोई नहीं, कोई जमींदार नहीं, कोई रेवेन्यू नहीं, कुछ नहीं। फाइन। फार्मर सीधा रेवेन्यू किसको देगा? फार्मर किसका देगा? स्टेट को। फार्मर किसको देगा? स्टेट को। यहां पर तो और यहां पर इस रैयतवाड़ी सिस्टम में रैयत का मतलब था इंडिविजुअल कल्टीवेटर। इस सिस्टम में रैयत का मतलब था इंडिविजुअल कल्टीवेटर। ओहो, अरे तुम लोग जो है इन दिस सिस्टम जो इंडिविजुअल कल्टीवेटर है उसके और स्टेट के बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होगा, कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होगा। क्या होगा? एक स्टेट होगा और फार्मर होगा, वो सीधा अपना जो लैंड रेवेन्यू है वो स्टेट को जमा करेगा, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं होगा। बेसिक प्रेमाइस यही था। अब यहां पर ये जो रैयत थी, जो भी रैयत थी, ये जो इंडिविजुअल कल्टीवेटर था, जमीन का मालिकाना हक इसके पास था। इस इंडिविजुअल कल्टीवेटर के पास क्या था? जमीन का मालिकाना हक इसके पास था। ये चाहे तो इसे ट्रांसफर कर सकता था, चाहे इसे बेच सकता था, या चाहे तो इस जमीन को लीज पे भी दे सकता था। तीनों चीजों का हक, खरीदने का, बेचने का, ट्रांसफर करने का और लीज पे देने का, इन तीनों का हक किसके पास था? कंप्लीट ओनरशिप जो है वो किसके पास थी? वो रैयत के पास थी, वो इंडिविजुअल कल्टीवेटर के पास थी। लेकिन ये रैयत तब तक इस चीज को, इस मालिकाना हक को एंजॉय करती थी जब तक वो लैंड रेंट या जो अपना रेवेन्यू है वो दे रहे हैं। जब तक लैंड रेवेन्यू दे रहे हो तब तक तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम चाहे तो उसे अपने औलादों में बांट दो, तुम चाहे तो उसे जो करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन लैंड रेवेन्यू नहीं दोगे, द एंड, तुम्हारी जो है यू विल बी एविक्टेड फ्रॉम द लैंड। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन मद्रास। तो किस रीजन में होगा? सबसे पहले कौन से रीजन है ये? दिस इज तमिलनाडु, पहला रीजन। उसके अलावा महाराष्ट्र, उसके अलावा बिरार, यहां पर ये सिस्टम जो है प्रेवलेंट रहा। कूर्ग एंड असम, असम में भी ये सिस्टम प्रेवलेंट रहा। ये वो रीजन्स थे जहां पर दिस वॉज to be प्रॉब्लम कहां आई? क्या रैयतवाड़ी सिस्टम जो है अपने आप में परफेक्ट था? क्या इसमें जो ये लैंड राइट्स दे दिए थे इसकी वजह से सब चीज ठीक चल रही थी? नहीं, ऐसा नहीं था। रैयतवाड़ी सिस्टम के अपने फ्लॉज थे। रैयतवाड़ी सिस्टम का पहला फ्लॉ था कि इसने करप्शन को बढ़ाया, क्योंकि यहां पर क्या होने लगा? ऑफिशियल अपॉइंट होने लगे, यहां पर टैक्स कलेक्टर्स अपॉइंट होने लगे, रेवेन्यू कलेक्टर्स अपॉइंट होने लगे, और उनको एक तरीके से राजा मान लिया गया उस जगह का, क्योंकि जैसा वो बोलते थे। इसी वजह से, क्योंकि अब क्या होने लगा, क्योंकि किसान अगर रेंट नहीं, उसको क्या डर रहता था कि मान लो किसी साल फसल नहीं आ पाई, रेंट नहीं दे पाया, अगर मैं अपना रेवेन्यू नहीं दे पाऊंगा तो मेरी जमीन चली जाएगी। और यहां पर इंट्रोड्यूस होते हैं और ये प्राइवेट मनी लेंडर्स जो हैं, जो आज के टाइम पे हम कहते हैं ना, ये प्राइवेट मनी लेंडर्स जो हैं, ये इंट्रोड्यूस कौन करता है? ये इंट्रोड्यूस करते हैं कौन? अंग्रेज खुद, EIC खुद। बोले ठीक है, किसान रेंट नहीं दे पा रहा है, वो इधर से एक प्राइवेट मनी लेंडर को आगे कर देते हैं। किसान क्या करता था? सर पैसा चाहिए, जमीन देनी है। बोले कुछ गिरवी रखो। क्या गिरवी रखेंगे? जमीन गिरवी रख दी। अब ये जमीन गिरवी रख दी तो क्या हुआ? जब तक इंटरेस्ट दे रहे थे उधर उसको गिरवी रख के अंग्रेज का तो, या जो रेवेन्यू था वो तो दे दिया और अपनी मालिकाना हक बचा लिया। लेकिन अब जमीन, इसीलिए कहा था ना, लीज पे दे सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इनको गिरवी रखी जाने लगी। और यहां से हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, जब सोशल मूवमेंट जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम एक मूवमेंट पढ़ेंगे, दैट विल बी द डेक्कन राइट्स। वो एक्चुअली इन्हीं मनी लेंडर्स के अगेंस्ट थे, साउथ में, डेक्कन में। तो ये क्या किया इन्होंने? वो मनी लेंडर्स को जो है वो कलेक्टर्स थे बेटा, कलेक्टर्स थे, लेकिन ये इतना ज्यादा करप्शन करने लगे दैट दे वेंट अनचेक्ड। फाइन। कितना एरिया बेटा? जितना एरिया चाहे उतना, जितनी आपका मालिकाना हक है उतने पे आपको रेवेन्यू देना है, जितना आपका मालिकाना हक है उतना आपको रेवेन्यू देना है। ठीक है। अब ये मनी लेंडर्स इधर से इंट्रोड्यूस हो गए, इधर से इन्होंने क्या किया, और यहीं पर किसान फंसा इनके चक्कर में। इतना ज्यादा कि एट टाइम्स
इतना ज़्यादा फंस गया कि एट टाइम्स the rate of interest was so high that it exceeded the principal amount. The rate of interest was so high that it exceeded the principal amount. बढ़ते बढ़ते इनका सूद, ये जो सूद वसूल करते थे, तो ये जो ब्याज वसूल करते थे, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता था उससे भी कहीं ज़्यादा हो जाता था. इतना ज़्यादा हो जाता था कि किसान जो है वो अपनी ज़मीन खो देता था. अल्टीमेटली इस रैयतवाड़ी सिस्टम का इम्पैक्ट ये हुआ, इस रैयतवाड़ी सिस्टम का लार्जर टर्म इम्पैक्ट ये हुआ that individual cultivators started to turn down into landless laborers. तो बोले किसान, बोले ठीक है, हम क्या करेंगे जमीन का. अब ये जो मनी लेंडर था बोलेगा ठीक है, अब जमीन का मालिकाना हक मेरा है, तू इसी जमीन पे रहे, तू इसी जमीन पे कल्टीवेशन कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जमीन का मालिकाना हक ऑन पेपर मेरा हुआ. तो जो कभी ओनर था इन रीजन्स में जमीन का, वो इन रीजन्स में क्या बन गया, लैंडलेस लेबरर. अपनी ही जमीन पे लेबर बन गया, अपनी ही जमीन पे नाहक कर दिया गया, अपनी ही जमीन उसको देनी पड़ी. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सिस्टम. एनी क्वेश्चन? द रैयतवाड़ी सिस्टम वाज डिवाइज्ड बाय Alexander Reed and Thomas Munro. Alexander Reed and Thomas Munro in the Southern Territories, of British India. In Southern Territories of British India. Under the Rayatwari system, the land revenue was paid by the farmers directly to the state. The land revenue was paid by the farmers directly to the state. In this system, Rayat or the individual cultivator, in this system, the Rayat or the individual cultivator had full rights regarding, in this system, the Rayat or the individual cultivator had full rights regarding sale, transfer and leasing of land. Had full rights regarding the sale, transfer and the leasing of land. The main advantage of this system was the elimination of middlemen. The advantage of this system was the elimination of middlemen who often oppressed the farmers. Fine. Then the Mehalwari system. लैंडलेस जमींदार में तो ऑलरेडी बेटा लैंडलेस लेबर ही हो गया था ना, जमीन ही नहीं थी बची थी उसके पास, तो वो तो ऑटोमेटिकली वहां तो कुछ बच ही नहीं रहा था. यहां तो जिसके पास जमीन का मालिकाना हक था वही खत्म हो गया. दिस वाज इंट्रोड्यूस. हाँ बेटा, पहले मैं अभी क्लास 15 मिनट लेट शुरू हुई थी, मुझे पता है. कूर्ग कहाँ है? अरे बेटा बताओ कूर्ग कहाँ है भैया? बेटा कर्नाटका का रीजन है. ठीक है. Mehalwari system. Now, this Mehalwari system was introduced in the year 1822 by again a British officer, Holt Mackenzie. Alexander Reed British officer था बेटा. This was introduced
महलवारी सिस्टम, इन्होंने क्या किया, दिस वॉज अ हाइब्रिड, अ मिक्स ऑफ जमींदारी प्लस रैयतवाड़ी सिस्टम। ये क्या था, ये मिक्स था किसका, जमींदारी और रैयतवाड़ी सिस्टम का। अब इसमें क्या होता था, ये जनरली उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार और वो उस तरफ का जो रीजन है, वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया हॉल्ट मैकेंजी ने। दोनों केसेस में, चाहे रैयतवाड़ी हो चाहे वो महलवारी हो, इन दोनों केसेस में लैंड रेवेन्यू रिवीजन होता था। मतलब हर कुछ समय बाद लैंड रेवेन्यू को रिवाइज किया जाता था, ना कि जैसा परमानेंट सेटलमेंट में था कि एक बार फिक्स कर दिया। पहली चीज तो यहां पर क्या था, पहली यहां पर क्या ध्यान रखना है आपको, दिस वाज अ मिक्स, देन इट हैड पीरियोडिक रिवीजन ऑफ लैंड रेवेन्यू, इट हैड पीरियोडिक रिवीजन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अरे बेटा रुक जाओ, वो 10:30 बजे शुरू होती है, 10:30 टाइम पर। विलेज हेडमैन अपॉइंट होता था। विलेज हेडमैन क्या होता था, विलेज हेडमैन अपॉइंट होता था, जो पूरे गांव का रेवेन्यू इसकी जिम्मेदारी क्या थी, टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम विलेज, टू कलेक्ट रेवेन्यू। एक विलेज, महलवारी में क्या था, पूरे एरिया को रेवेन्यू यूनिट्स में बांट दिया था, एक यूनिट एक महल कहलाती थी, उसमें एक विलेज हेडमैन अपॉइंट होता था। उस विलेज हेडमैन की जिम्मेदारी होती थी कि वो पूरे गांव से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और जमा करेगा। ये ना तो ब्रिटिश ऑफिशियल था, दोनों चीजें नहीं थी। ये जो विलेज हेडमैन था, ना तो कोई ब्रिटिश ऑफिशियल था कि इसको सैलरी मिलती, ना ये जमींदार था जिसके पास मालिकाना हक था। ये सिर्फ इसको कुछ शेयर दे दिया जाता था, सिर्फ किस प्रोसेस के लिए, कलेक्ट करने के लिए। नीदर द विलेज हेडमैन was the owner of the land nor he was a British official. Village headman neither was the owner of the land nor was a British official. Like in zamindari system, zamindar was the owner of the land, and in rayatwari system the revenue was collected by a British official. They merged these two systems and they came up with this Mahalwari system, which said that there will be a village headman who will collect the village revenue, and rather from whom the revenue of the whole village will be collected. Here the village headman was neither the owner of the land nor he was a British official. Fine. This system was prevalent in Agra, Awadh, Madhya Pradesh and Punjab. Agra, Awadh, later extended to MP, Punjab. Mahal was the revenue, smallest. Who is the owner of the land? Here, cultivator. Farmer is the owner of the land. उसके पास लीजिंग राइट्स थे, उसके पास ट्रांसफर राइट थे, सारी राइट्स यहां पर क्या था, क्या था, हाँ, यहां पर जो मालिकाना हक था वो किसान के पास था। सिर्फ एक विलेज हेडमैन का काम ये था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और उसे जमा कर देना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है और उसे जमा कर देना है। उसके पास ना तो मालिकाना हक था, ना वो ब्रिटिश कंपनी का कोई मुलाजिम था, ना तो वो उसके पास कोई मालिकाना हक था। क्लियर हुआ जमींदारी, महलवारी, ये तीनों सिस्टम। एनी क्वेश्चन? हु नॉट एबल टू पे नहीं तो गई जमीन गई, लैंड रेवेन्यू नहीं कर पाओगे तो जमीन गई बेटा। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट रिलेटेड टू जमींदारी, महलवारी एंड रैयतवाड़ी सिस्टम? हाँ, इधर कोई जमींदार नहीं, कोई कुछ नहीं। इसके अलावा 2-3 छोटे छोटे सिस्टम्स और एग्जिस्ट करते थे, चाहे वो तालुकदारी सिस्टम हो, मालगुजारी सिस्टम हो, ठीक है। अच्छा कोई सा नहीं था बेटा, कोई सा सिस्टम अच्छा नहीं था, हर कोई अपने आप में एक्सप्लॉयटेटिव था, हर कोई अपने आप में एक्सप्लॉयटेटिव था। फ्लॉ ऑफ फॉल्ट्स ऑफ महलवारी सिस्टम, एक्चुअली यहां विलेज हेडमैन खेलने लगा कंपनी के साथ। कई बार कॉस्ट ऑफ कलेक्शन रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता था,
कई बार, क्योंकि अलग अलग हर विलेज को अपॉइंट करना है, नंबर ऑफ, अब यहाँ नंबर ऑफ अपॉइंटी ज्यादा होगा। हर विलेज में अगर एक विलेज हेडमैन होगा तो कितने लाखों विलेजेस होंगे, कितने हजारों विलेजेस होंगे, उसका अपना शेयर होगा। यहाँ ये होता था लैंड रेवेन्यू या रैयतवाड़ी में एक ऑफिसर 15, 20, 25 विलेज देख रहा था, तो भी करप्शन हो रहा था। यहाँ हर विलेज में एक विलेज हेडमैन अपॉइंट कर दिया हर किसी, और यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ कलेक्ट, उनको भी तो कुछ पैसा देना पड़ेगा ना, इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू, उनको भी कुछ पैसा देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू। तो क्या होगा, दे हैव टू टेक दिस। तीनों में डिफरेंस क्या है बेटा? अब क्या मतलब, अब एक काम करो, ऑफ दिस क्लास, मैंने क्लास में आज टेस्ट डिस्कस नहीं किया, हम टेस्ट डिस्कशन कल करेंगे। सो कल हम शुरुआत करेंगे पहले रिवीजन से एक बार और। इन द मीनवाइल आई विल रिक्वेस्ट कि आप एक बार ये एक्सक्यूज मी, एक बार आप ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ के आइए, कल एक बार फिर से पढ़ के आना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। स्टार्टिंग में हम उसे रिवाइज करेंगे। हाँ बेटा बता रहा हूँ, रुक जाओ, कुछ तो सुनाऊंगा, दिमाग में कुछ आने भी तो दो, क्योंकि हमारा वो साल, हम 2023 वाले हैं ना, तो हमारा वो साल आ गया जब हम एग्जाम देने वाले हैं। And this is going to be a very important year for all of you. This is going to be a very important year for all of you. और एक चीज उन लोगों से कहना, मतलब एक शायर ने बड़ा खूब कहा है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। So all the very best. See you tomorrow at 8 o'clock. Thank you so much.